हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स में हम क्वेश्चंस करे थे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट जो आगे की क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज ए प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। कि कोई एक प्लैनेट है, कोई ग्रह है, उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या की 1/3 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज जी, देन इट्स वैल्यू ऑन द प्लैनेट विल बी। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जी है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर ई का स्क्वायर। ये हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब हम उस ग्रह की बात करते हैं। तो उस ग्रह का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1। m1 कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3। और उसकी त्रिज्या कितनी है? r1, आर ई अपॉन 3 है। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण g1 इज इक्वल टू कितना होगा? gm1 बटे r1 का स्क्वायर। यही होगा। g तो कांस्टेंट है, m1 की हम वैल्यू रख देते हैं एम ई अपॉन 3 और r1 की वैल्यू रख देंगे आर ई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 g m e अपॉन आर ई का स्क्वायर। और g m e अपॉन आर ई का स्क्वायर हम क्या लिख देंगे? 3g, इस वाली इक्वेशन से। तो g1 इज इक्वल टू क्या है? 3g। तो उसके उसके त्वरण की या गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई? 3g। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रॉक ब्रॉट फ्रॉम द लूनर सरफेस। कि चंद्रमा की सतह से लाए गए पत्थर पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका वजन जो है वो बदल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना होता है? 1/6 होता है। तो यदि चंद्रमा पर उसका भार 60 है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। बी दे रखा है कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी जो वस्तु है उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो द्रव्यमान उसमें नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन बी गलत है। सी में भी दे रखा है कि द्रव्यमान और वजन दोनों बदलेंगे, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। डी में दे रखा है कि इसका द्रव्यमान और वजन दोनों समान रहेंगे, तो वजन बदलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका गलत है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 2 eggs आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इन सच ए वे दैट one egg falls on the floor and the other on the pillow, which of the following will not be possible outcome। कि दो अंडे हैं, उनको हम एक फिक्स ऊंचाई से गिरा रहे हैं। उनमें से एक अंडा तो किस पर गिरता है? फर्श पर गिरता है, और दूसरा अंडा जो तकिए पर गिरता है। तो कौन सा हमें परिणाम देखने को नहीं मिल सकता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गए वस्तुओं पर विभिन्न स्तरों की ताकत काम करती है, या विभिन्न स्तर के बल यहाँ पर काम करते हैं। यदि दो वस्तुओं को हम अलग अलग ऊंचाई से गिराएंगे तो वहां पर लगने वाले जो बल हैं वो भी भिन्न स्तर के होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। देखेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो अंडा फर्श पर गिरेगा वह टूट जाएगा, क्योंकि उस पर थोड़े समय के लिए ज़्यादा ताकत या बल काम करता है। तो ये तो जो है नॉर्मल सी बात है कि यदि कोई पक्का फर्श है उस पर एक अंडा गिरेगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि जब वो वहां पर गिरेगा तो बहुत कम समय के लिए वहां पर जो क्या है कि वहां पर अधिक फोर्स लगता है। तो जो है स्टेटमेंट सी भी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि जो अंडा तकिए पर गिरेगा वो नहीं टूटेगा। ठीक बात है, क्योंकि उस पर क्या है, लंबे समय तक कम ताकत काम करती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी गलत होगा कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। ये हमें परिणाम देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल कंपेयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इक्वेटर। ये कह रहा है कि जो किसी भी वस्तु का पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जितना वजन है उसके कंपैरिजन में उसके ध्रुवों पर उस वस्तु का वजन कितना होगा। तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम, ध्रुवों पर अधिक लगता है, तो वहां पर किसी भी वस्तु का वजन ज्यादा होगा। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है, क्योंकि जो आर इक्वेटर होता है
और जो आर पोलर होता है, तो इसमें आर पोलर आर इक्वेटर से छोटा होगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, पोलर पर वेट ज़्यादा होगा इक्वेटर के मुकाबले। तो पहला ऑप्शन है कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर वस्तु के वजन से कम होगा, नहीं, ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो वजन है वो उसके बराबर होगा, तो बराबर भी नहीं होता है। सी दे रखा है कि ध्रुवों पर वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर वस्तु के वजन से अधिक होगा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना दे रखा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एक्सेलरेशन वैल्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट 1/10 द हाइट ऑफ इट्स रेडियस। कि पृथ्वी की त्रिज्या की 1/10वीं ऊंचाई, यानी कि एच कितना लेना है? RE/10, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका 1/10, उस ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है G(G)(1 + H/RE का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा कि यदि एच ऊंचाई पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? G/1 + H/RE का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। जी की वैल्यू कितनी दी है हमें? 9.8 लेनी है, क्वेश्चन में दे रखा है। अपॉन 1 + H की वैल्यू कितनी है? RE/10 और RE का होल स्क्वायर। तो RE से RE कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 9.8 अपॉन 1 + 1/10 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 × 100 अपॉन 121, और यहाँ से हमें जी डेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? लगभग हमें 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सोल्व करने पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अब ये हम निकालते कैसे हैं? यदि हम पृथ्वी में अंदर की तरफ जाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी डेस हम निकालते हैं जी इंटू में 1 - H/RE से निकालते हैं। तो जी डेस जब हम निकालेंगे जी 1 - पृथ्वी के केंद्र पर H कितना हो जाएगा? ये RE हो जाएगा अपॉन में RE। तो यहाँ से जी डेस कितना आएगा? जी डेस इज इक्वल टू 0 आएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण 0 होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज वेट ऑन अर्थ इज 196 न्यूटन। कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर वजन 196 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो वेट W इज इक्वल टू होता है m इंटू में g। क्या निकालना है हमें? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसका भार बटे में g। भार कितना दे रखा है? 196। g की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.8, और ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। कितना आएगा? 20 किलोग्राम। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू। जी का मान किसके अनुसार घटता है? तो जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू कम होगी, और यदि पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू कम होती है। तो किसके साथ बदलता है? ऊंचाई के साथ बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है माउंट एवरेस्ट पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे ज़्यादा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। बी दे रखा है माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होगा, तो बी हमारा सही है। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि 15 सेकेंड के बाद एक गेंद को लंबवत फेंका जाता है और वह जमीन पर वापस आती है, तो इसकी गति 75 मीटर प्रति सेकेंड होगी। देख लेते हैं। हम न्यूटन की गति का समीकरण जानते हैं, v इज इक्वल टू कितना होता है? u + gt। v की वैल्यू निकालनी है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, क्योंकि जब वस्तु को फेंका जा रहा है उस समय उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो u कितना है? 0। g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, और समय कितना दे रखा है? 15 सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो सी हमारा ऑप्शन गलत है, और डी में दे रखा है कि इसकी गति 150 मीटर प्रति सेकेंड होगी, तो डी सही है।
तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? बी और डी। तो ये कौन से स्टेटमेंट में दे रखा है? ये दे रखा है फर्स्ट में, ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इट्स वेट। जब कोई शरीर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर जाता है तो उसका भार किस प्रकार बदलेगा? तो ध्रुवों की ओर जाने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ये हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज टाइड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड शो द लोवेस्ट लोड इन द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। एक पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस से बांधा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्प्रिंग बैलेंस की सबसे कम लोड दिखाएगी? तो ऐसी स्थिति में सबसे कम लोड दिखाएगी, पहला ऑप्शन दे रखा है कि जब पत्थर हवा में लटका हो। बी है जब पत्थर एक बीकर में पानी की सतह पर हो। तो दो कंडीशन है, या तो जो पत्थर लटका हुआ है स्प्रिंग से वो हवा में हो, और या फिर वो क्या है कि एक बीकर है उसमें पानी भरा हुआ है, उसकी सतह पर हो पत्थर। तीसरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि स्प्रिंग से लटका हुआ है लेकिन बीकर में वो पूरी तरह से डूबा हुआ है पानी में, ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन ये है कि वो उसमें आधा डूबा हुआ है, पानी में आधा डूबा हुआ है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन में जो है स्प्रिंग बैलेंस सबसे कम लोड दिखाएगी? तो इसमें जो तीसरी कंडीशन है जिसमें पत्थर पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगेगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो उसका भार भी जो है वो कम दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ सेकेंड विल बी। ए गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कि समय कितना दिया है हमें? 4 सेकंड, और जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो इसमें पूछा क्या है? दूरी पूछी है। तो टी सेकंड में तय की गई दूरी होगी यहाँ पर u प्लस 1/2 जी 2t-1। u की वैल्यू 0 है, प्रारंभिक उसका वेग कितना है? 0। 1/2 जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। 2 टी की वैल्यू कितनी दी है? 4 -1, तो ये हो जाएगा 5 और 7, तो ये कितनी आएगी? 35 मीटर। कितनी दूरी तय कर लेगा? 35 मीटर। नेक्स्ट है, ए कार फॉल्स फ्रॉम द ब्रिज टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। कि एक कार है वो पुल से गिरकर 0.8 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है। कितना है? 0.8 सेकेंड। जमीन पर गिरते समय इसकी गति क्या होगी? तो गति के लिए हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। प्रारंभिक वेग 0, g की वैल्यू 10 ले लेंगे, t कितना दिया है? 0.8, तो v कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कि एक गेंद है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। कि 3 सेकेंड के बाद विस्थापन की परिधि क्या होगी? तो विस्थापन की परिधि, या यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि सीधे सीधे दूरी निकालनी है। पहली बात तो इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसका जो हम त्वरण लेंगे वो -g लेंगे, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लग रहा है और हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो त्वरण क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ जाएगा ut माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। तो u कितना दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 गुणा टाइम कितना है? 3 -1/2, जी की वैल्यू 10 लेनी है, और इंटू में टी की वैल्यू कितनी है? 3 × 3। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 9 × 5 45, कितना हो जाएगा? 15 मीटर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u के साथ ऊपर फेंका जाता है और h की अधिकतम ऊंचाई तक वो पहुंचती है, तो h का मान क्या होगा? तो h का मान जो है यहाँ पर, यदि जो h वो अधिकतम हाइट तक जा रहा है तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई होती है u²/2g। कौन सी होती है? v²/2g। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए हम गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं।
तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जब गति कोई भी वस्तु है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसका अंतिम वेग वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से h कितना आएगा हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकेट इज लॉन्च्ड टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कि एक रॉकेट है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। आफ्टर ट्रेवलिंग 35 सेकेंड ए प्रॉब्लम अराइजेज इन द रॉकेट एंड इट्स फ्यूल सप्लाई स्टॉप्स। द रॉकेट ट्रेवल्स लाइक ए फ्री बॉडी। द हाइट अटेंड बाई इट इज। 35 सेकेंड की यात्रा करने के बाद रॉकेट में एक समस्या उत्पन्न हो गई, उसकी वजह से उसकी जो ईंधन आपूर्ति है वो बंद हो जाती है और रॉकेट स्वतंत्र वस्तु की तरह यात्रा करता है। तो यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो पहली बात तो जो है रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो चल रहा है और 35 सेकंड की उसने यात्रा तय की है। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, 35 गुणा 20, कितना हो गया, 700 मीटर। अब रॉकेट के ईंधन की आपूर्ति रुकने के बाद हमें क्या निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, गति का तीसरा समीकरण हम यूज करेंगे। जब ईंधन की आपूर्ति रुक गई तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक स्वतंत्र वस्तु की तरह कार्य कर रहा है वहां पर। तो यू वी क्या हो जाएगा, जीरो। यू कितना है हमारे पास, 20। तो 20 का हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस 2 इंटू में जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में एच हमें निकालना है। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, 400/20, कितना आएगा, 20 मीटर। तो 700 मीटर की दूरी तो इसने ये तय कर ली और 20 मीटर की दूरी जो है वो कुछ समय तक वो स्वतंत्र रूप से यात्रा करेगा, लेकिन 20 मीटर की दूरी पर जाकर जो है वो रुक जाएगा। तो कुल ऊंचाई कितनी तय करेगा, 700 प्लस 20, 720 मीटर की ऊंचाई वो तय कर लेगा। 700 मीटर तो उसने ईंधन की मदद से तय कर ली, लेकिन जब ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई उसके बाद भी वो गति की अवस्था में है तो कुछ दूरी तक जो है वो गति करेगा। वो हमें जो गति है वो निकालनी है कि उसकी कितनी दूरी तक वो जो है जाएगा ईंधन बंद होने के बाद। तो कितना जाएगा, 20 मीटर। तो टोटल हो जाएगा 720 मीटर। नेक्स्ट है, इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। एक गेंद है उसको 40 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर फेंका जाता है और 6 सेकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन एस इज इक्वल टू हम निकालेंगे यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यू कितना दे रखा है, 40, टी कितना है 6, -1/2, जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, इंटू में 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 240 माइनस ये हो जाएगा 180, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलरली व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। एक वस्तु को यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में लंबवत फेंका जाता है तो गति के सबसे ऊंचे बिंदु पर वस्तु का वेग क्या होगा। तो वस्तु का सबसे ऊंचे बिंदु पर वेग क्या होता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जीरो होती है तभी वो वहां पर जाकर रुक जाएगा और वापस लौटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीचेज इट्स टॉप व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स इट्स। जब एक वस्तु ऊपर फेंकी जाती है और वह अपनी ऊंचाई तक पहुंचती है, अपनी ऊंचाई तक मतलब यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक जहां तक वो जा सकती है वहां तक पहुंचती है, तो उसका वेग और त्वरण किस प्रकार जो है परिवर्तित होगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है तो त्वरण उसका वेग तो शून्य होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। और वेग शून्य होगा तो वहां पर उसका त्वरण कितना होता है, त्वरण होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि त्वरण वहां पर शून्य नहीं होगा, उसमें त्वरण रहेगा और कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट इज फायर डायरेक्टली अपवर्ड्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैक्सिमम हाइट विल द गन शॉट रीच। कि एक गोली है वो सीधे ऊपर की तरफ 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागी जाती है, तो उस गोली के प्रक्षेपित होने के बाद
अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर 196 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 1960 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 13.5 सेकेंड, कि एक गेंद है उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया और वो 13.5 सेकेंड में वापस जमीन पर आती है, तो इसे कितने वेग से फेंका गया था, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो यदि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो जी की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस जी टी। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। u की वैल्यू निकालनी है और वापस जमीन पर आती है कि वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर तय करके वापस आएगी, तो अधिकतम ऊंचाई पर v कितना हो जाएगा 0, u कितना है, u हमें निकालना है, माइनस g कितना होगा, g यहाँ पर 10 दे रखा है। अब समय कितना लेंगे, समय यहाँ पर क्या दे रखा है कि 13.5 सेकेंड में वो वापस आ जाती है जाकर, तो एक तरफ जाने में उसको कितना समय लगेगा 13.5/2, और ये कितना आएगा 6.75 सेकेंड आएगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो टाइम दिया है वो पूरा दिया है कि वो जाकर वापस आ जाएगी, और हमें सिर्फ वो अधिकतम ऊंचाई तक जा रही है वो वाला समय लेना है, तो वो कितना है 6.75, तो यहाँ से u कितना आएगा 67.5 मीटर पर सेकेंड, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली, कि कोई वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से लटक रही है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होगा। तो जिस पॉइंट से वो लटक रही है उसके जस्ट नीचे उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, तो कहाँ पे होगा, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग, ठीक लटकने के बिंदु के नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पर्सन स्टैंड्स ऑन द वेट स्केल इनसाइड द लिफ्ट, एक व्यक्ति है वो लिफ्ट के अंदर वेट स्केल पर खड़ा है, एंड द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, और लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, तो उसका जो वजन मापने वाला यंत्र है वो उसका वजन कैसा दिखाएगा। तो लिफ्ट में 2-3 कंडीशन बनती हैं कि यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें कोई व्यक्ति है तो उसका भार जो है वो बढ़ेगा, क्या होगा, हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसका भार घटता हुआ प्रतीत होता है। और एक कंडीशन होती है कि लिफ्ट नीचे की तरफ गति कर रही है और उसकी जो चेन कहें या हम कोई डोरी कहें उस जिससे वो बंधी रहती है वो टूट जाए और लिफ्ट जो है वो फ्रीली मूव करेगी, उस स्थिति में जो है भारहीनता की स्थिति आ जाती है, उसका भार कितना प्रतीत होता है, 0 प्रतीत होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन की लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो भार उसका क्या होगा, ज़्यादा दिखाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल क्या होता है। तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, भार या वजन, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, और भार क्या होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज ए स्टोन थ्रोन टुवार्ड्स द स्काई रिटर्न टू द अर्थ, आसमान की ओर फेंकी गई एक पत्थर पृथ्वी पर क्यों वापस आता है, तो क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो इसके तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल जी से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया, तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे, किसने दिए थे, केपलर ने, तो जोहानसन केपलर ने गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम दिए थे, और कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, जोहानसन केपलर ने, और 3 नियम दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ ए प्लैनेट, ग्रह के घूर्णन गति का पथ क्या होता है, तो ग्रहों की जो घूर्णन गति होती है उसका पथ होता है दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल पाथ होता है, कैसा होता है, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि एक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है, ठीक है, ये तो बात सही है, जिसमें सूर्य 2 फोकल बिंदुओं में से एक पर स्थित होता है,
तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ग्रह की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय होती है और उसमें दो होते हैं, उनमें से एक पर कौन होता है, सूर्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में गति करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है F और जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और कार्य क्या होता है, F इंटू डी कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो W कितना होगा, 0 होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की सतह पर लगभग प्लायन वेग कितना होता है। तो प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, प्लायन वेग वो वेग होता है कि जिस वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए और वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को का विरोध करते हुए वो क्या हो, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्लायन वेग। और प्लायन वेग पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग देके यदि उसको प्रक्षेपित करते हैं तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर टू, कि ग्रह केंद्रित और सूर्य केंद्रित शब्द किससे संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियम। तो इन्हीं से संबंधित है जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक शब्द। किससे संबंधित है, कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति है उनको नियंत्रित करने वाले नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट एट 35,786 किलोमीटर एल्टीट्यूड। एक भू स्थिर उपग्रह है, उसको 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा का परिभ्रमण पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनको कक्षा का परिभ्रमण करने में या एक रेवोल्यूशन करने में उनको 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।